गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आपको पता है हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड। तो उसकी ही कंटेक्स्ट में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं लेक्चर नंबर 3। लास्ट क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था 4 होती हैं फंडामेंटल फोर्सेस, जिसमें से फर्स्ट फंडामेंटल फोर्सेस हमने पढ़ चुके हैं, नाम है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों दूसरी फंडामेंटल फोर्स जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या नाम है बच्चों उसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। आइए देखते हैं। उसका नाम है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या होती है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रो ये बना है इलेक्ट्रॉन से, और आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स पर होते हैं चार्ज। और आप ये भी जानते हैं जब चार्ज एक निश्चित दिशा में एक सर्टेन डायरेक्शन में फ्लो करता है तो बच्चों वो क्रिएट करता है करंट, वो क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक करंट। आप लोगों ने पढ़ा है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज या द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्रिएट्स इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अगर हमने क्या काम करा कि किसी वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराना चालू कर दिया तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या फ्लो होना चालू हो गया? इलेक्ट्रिक करंट। और आप लोगों ने यह भी पढ़ा है कि जब किसी वायर के अंदर 10th क्लास में पढ़ के आए हैं आप लोग कि जब किसी वायर के अंदर करंट फ्लो होगा तो उसके चारों तरफ क्या क्रिएट हो जाएगी बच्चों? एक मैग्नेटिक फील्ड। उसके चारों तरफ क्रिएट हो जाएगी एक चुंबकीय रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यही तो है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मतलब क्या हुआ कि सपोज करो दो तारों के अंदर आपने इस तरीके से करंट फ्लो करा दिया, इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड होगी। 12th क्लास के अंदर आप लोग पढ़ेंगे कि अगर दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में है तो ये दोनों तारें एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये रिपेल करेंगी। खैर वो बात का फंडा है। अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो फटाफट से देख लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की छोटी सी प्यारी सी डेफिनेशन। क्या है वो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मतलब ये हुआ ये एक ऐसी फोर्स है जो या तो अट्रैक्टिव होगी या रिपल्सिव होगी। ग्रेविटेशनल में आपने क्या पढ़ा था? इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, लेकिन ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकती है। और ये किसकी वजह से हो रही है? इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से पैदा होने वाले फ्लोइंग करंट की वजह से। तो फटाफट इसकी डेफिनेशन हम नोट डाउन कर लेते हैं। इट इज द फोर्स ऑफ either attraction or repulsion. It is the force of either attraction or repulsion between two wires carrying current, या फिर it is the force of attraction or repulsion between flowing charges। जब चार्जेस फ्लो कर रहे हैं तो उसकी वजह से पैदा होने वाले करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई उनमें या तो अट्रैक्शन या रिपल्शन। इट इज द फोर्स ऑफ आइदर अट्रैक्शन और रिपल्शन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ड्यू टू फ्लोइंग चार्जेस। अब वो चार्जेस जो हो सकते हैं वो नेगेटिव भी हो सकते हैं और वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं। आप लोग पढ़ेंगे आगे 12th क्लास के अंदर। इसका फॉर्मूला बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे वहां पे था Gm1m2 अपॉन में r², ऐसे ही इसका फॉर्मूला है। तो बच्चों इसकी हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज। क्या प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स? आई थिंक आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एग्जैक्टली होती क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मतलब क्या हुआ कि जब भी चार्जेस मूव करेंगे उनकी वजह से पैदा होगा करंट, और आप लोग जानते हैं करंट के फ्लो होने की वजह से पैदा होती है मैग्नेटिक फील्ड। और आप जानते हैं मैग्नेटिक लाइंस या तो अट्रैक्ट करेंगी या रिपेल करेंगी, लेकिन कुछ ना कुछ उनके बीच में इंटरेक्शन डेफिनेटली होगा। तो आइए देखते हैं क्या है इसकी प्रॉपर्टीज।
बच्चों फर्स्ट प्रॉपर्टी तो इसकी यही हो गई, इट कैन बी बोथ अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। आप लोगों ने ग्रेविटेशन में पढ़ा था कि ये हमेशा कैसी होती है, अट्रैक्टिव होती है, लेकिन यहां पर आप लोग क्या पढ़ोगे, इट कैन बी बोथ अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। सेकंड में हम क्या लेके चलते हैं कि ये वाली फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, इट इज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर्ड टू ग्रेविटेशनल फोर्स, एज कंपेयर्ड टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तीसरा पॉइंट लेकर चलते हैं। आपको याद होगा, अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा था ग्रेविटेशनल वाला कंसेप्ट, तो यहां पर भी आपको ध्यान से याद होना चाहिए सेंट्रल फोर्स। याद होगा आपको क्या था सेंट्रल फोर्स, कि जब चार्जेस, जब मासेस के बीच का डिस्टेंस लेते हैं तो सेंटर से सेंटर लेते हैं, जब चार्जेस के बीच का डिस्टेंस लेंगे उनका भी डिस्टेंस कैसा होगा, सेंटर टू सेंटर। तो हमारे पास बच्चों तीसरा पॉइंट आया, इट इज अ सेंट्रल फोर्स। फोर्थ पॉइंट आया, इट इज बोथ लॉन्ग रेंज एंड शॉर्ट रेंज। मैं सारा एक्सप्लेन एक बार फिर से कर दूंगा। पांचवा पॉइंट हमने लिखा, इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। और एक लास्ट पॉइंट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट पॉइंट आपका लिखता हूं मैं यहां पर, एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। एक और लिखते हैं, याद आ गया, सेवंथ पॉइंट, इट डज नॉट नीड एनी मीडियम। देखते हैं बच्चों क्या मतलब हुआ इन सारी की सारी प्रॉपर्टीज का। ध्यान से पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहले मैंने लिखवाई ये वाली, ये फर्स्ट वाली थी आपकी, ये जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं यहां पर, ये फर्स्ट वाली थी। आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा था कि वहां पर क्या था कि वो अट्रैक्टिव ही होती है, लेकिन यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव कुछ भी हो सकती है। सेकंड में क्या हुआ, इट इज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। आपको याद करो मैंने बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो वीकेस्ट फोर्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो उस ग्रेविटेशन से स्ट्रॉन्गर ही होगी। इट इज अ सेंट्रल फोर्स। आई थिंक मुझे कुछ खास बताने की आवश्यकता नहीं है। सेंट्रल का मतलब हो गया था जब भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, वेन एवर वी मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स वी विल मेजर फ्रॉम सेंटर टू सेंटर। इट इज बोथ लॉन्ग रेंज एंड शॉर्ट रेंज। ये छोटे छोटे डिस्टेंसेस पर भी काम करती है। ये इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन मूव कर रहे हैं, यहां पर भी काम करेगी। ये इलेक्ट्रॉन यहां पर है, ये प्रोटॉन हिमालय पर्वत पर है, तब भी काम करेगी। तो इसका मतलब हुआ ये लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज दोनों होती हैं। आप पूछेंगे कि यार सर ऐसी भी होती है जो केवल शॉर्ट रेंज हो, पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ मैंने बताया था, जैसे ग्रेविटेशन वाले में कंसेप्ट था F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर। इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स का मतलब था उल्टा, स्क्वायर यहां पर डिस्टेंस का लगा ही दिया, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स घटती चली जाएगी। छठा पॉइंट है, इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ये बताता हूं आपको अभी विस्तार में। इट डज नॉट नीड एनी मीडियम, किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला पॉइंट आप ग्रेविटेशन में भी नोट डाउन कर सकते हैं कि अगर दोनों बॉडीज के बीच में वैक्यूम है तब भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, एयर है तब भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, वाटर है तब भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, दूध, पानी, चीनी कुछ भी हो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी। सेम काम यहां पर है, कोई मीडियम हो कोई मीडियम ना हो, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डेफिनेटली लगेगी। आप लोगों ने पढ़ा था बच्चों
कि साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता। आई थिंक 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसी तरीके से आपने पढ़ा होगा लाइट कैसे भी ट्रेवल कर सकती है। तो यहां पर भी यही है कि इसको मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। और ये जो कंजर्वेटिव वाला पॉइंट था, ये ध्यान से समझिएगा बात को जरा। अगर सपोज करो कि मैंने दो बच्चों को बोला कि बेटा मार्कर उठाइए, जमीन से मार्कर उठाइए, कितनी फुट की हाइट तक, सपोज करो 3 मीटर की हाइट तक। तो एक बच्चे ने तो सीधा सीधा ऐसे उठा दिया। आप लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा होगा, mgh। मान लो मैंने बोला कि दोनों का मास सेम है, दोनों के लिए g सेम है और दोनों के लिए h भी सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों के लिए पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी। लेकिन फर्क क्या आया, एक बच्चे ने 3 मीटर ऐसे उठाया, एक बच्चे ने घुमा फिरा के फिर 3 मीटर उठाया। तो ऐसी कंडीशन में क्या दोनों मार्कर के अंदर एनर्जी वेरी करेगी या सेम होगी? बच्चों इसका पाथ हुआ स्ट्रेट, लेकिन इसका पाथ हुआ घुमा फिरा के, लेकिन अल्टीमेटली वो जमीन से कितनी फुट की हाइट पर है, कितने मीटर की हाइट पर है, 3 मीटर की हाइट पर। तो हम बोलेंगे कि वो वाली फोर्सेस या वो वाली एनर्जी जो केवल पाथ पर डिपेंड ना करके इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करती है पाथ पर डिपेंड नहीं कर रही है, केवल इनिशियल और फाइनल पर। अगर मैंने इसको सीधा उठाया और इसको घुमा फिरा के उठाया, लेकिन उठाया सेम हाइट तक, तो इसमें भी उतनी पोटेंशियल होगी, इसमें भी उतनी पोटेंशियल होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पाथ पर डिपेंड नहीं करा, केवल कहां पर डिपेंड करा, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन। तो वो वाली फोर्सेस या वो वाली एनर्जी जो फाइनल या इनिशियल पर ही डिपेंड करती हैं, पाथ पर डिपेंड नहीं करती हैं, उनको बोलते हैं कंजर्वेटिव। और जो पाथ पर डिपेंड करती हैं, जैसे कि फ्रिक्शन, चिकना ज्यादा है तो फ्रिक्शन कम हुआ, रफ ज्यादा है तो फ्रिक्शन ज्यादा हुआ। तो इसका मतलब हुआ जो पाथ पर डिपेंड करेंगी वो नॉन कंजर्वेटिव, जो पाथ पर डिपेंड नहीं करेंगी वो कंजर्वेटिव। तो बच्चों ये था आपका आज का टॉपिक, आज का लेक्चर। नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे चैप्टर को फिनिश करने की। आपकी दो छोटी छोटी सी फोर्सेस और रह गई हैं, नाम है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। टिल देन, गुड बाय।